संध्या और उसकी देवरानी एक ही घर में रहते थे। संध्या के पति का बिजनेस बहुत अच्छा चलता था और उन लोगों की आर्थिक स्थिति अपनी देवरानी कोमल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इस बात का संध्या को बहुत ज़्यादा घमंड था और वह बात बात पर कोमल को ताना मारा करती थी। हालांकि दोनों की रसोई अलग अलग थी और दोनों अपने अपने हिस्सों में रहती थीं, पर फिर भी संध्या को हरदम मौका मिलता था कोमल को नीचा दिखाने का और उसे एहसास दिलाने का कि उसकी कोई औकात नहीं। संध्या के सामने कोमल सीधी सादी थी और संध्या से ज़्यादा बहस करना नहीं चाहती थी, इसलिए हमेशा चुप रहती थी। कोमल और संध्या दोनों के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। संध्या का बेटा बड़ा था और बेटी छोटी, और कोमल की बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा। संध्या की बेटी और कोमल की बेटी हम उम्र थी, लेकिन बात वही थी। संध्या की बेटी नव्या बहुत घमंडी थी, क्योंकि उसे लगता था उसके पापा बहुत अमीर है और उसके लिए लाखों में एक दूल्हा ढूंढ कर लाएंगे। वहीं कोमल की बेटी आराध्या बहुत शांत स्वभाव की थी और पढ़ाई लिखाई में मन लगाती थी, जबकि नव्या अपने घमंड में रहती थी कि उसे पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत, उसके पापा तो उसके लिए अच्छे से अच्छा दूल्हा खरीद ही देंगे। समय के साथ दोनों बेटियां विवाह के योग्य हो चुकी थीं। कोमल का बेटा भी पढ़ने में अच्छा था, तो वह अच्छी नौकरी पा चुका था, जिसकी वजह से कोमल और उसका पति बहुत खुश थे। और बेटी आराध्या, वह भी अब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। संध्या का बेटा पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगाता था और संध्या उसे कुछ बोलती भी नहीं थी, क्योंकि बाप का जमा जमाया अच्छा खासा बड़ा बिजनेस था और उसे पता था कल को उस बिजनेस को उसके बेटे को ही संभालना है, तो वह उसे कभी भी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने के लिए नहीं कहती थी। और संध्या की बेटी नव्या, उसका तो बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसकी तरफ से भी संध्या फ्री रहती थी, क्योंकि उसने सोचा था कि नव्या की शादी किसी अच्छे सरकारी नौकरी वाले लड़के से करेंगे, चाहे कितना भी दहेज देना पड़े। अब दोनों ही अपनी अपनी बेटियों की शादियां खोज रहे थे। पहले संध्या की बेटी नव्या का रिश्ता पक्का हो गया। लड़का पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर था। अच्छा खासा दहेज दिया था नव्या के पापा ने। संध्या के तो मानो पाँव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे और वह बात बात पर कोमल को ताने मारे जा रही थी कि देखो मेरी नव्या कितनी भाग्यशाली है, इतने अच्छे लड़के से उसका रिश्ता हो रहा है। लड़का तो सब इंस्पेक्टर है, अच्छी पोस्ट पर है, अच्छी कमाई है, और क्या चाहिए। मेरी लड़की तो बहुत भागों वाली है, सब लड़कियों के भाग्य में ऐसे लड़के नहीं होते। ऊपर से हम नव्या के लिए कोई कमी थोड़ी ना छोड़ेंगे। अब तो हर किसी की औकात होती नहीं कि मुंह मांगा दहेज देकर अपनी बेटी के लिए मुंह मांगा वर पक्का कर ले। हमारी नव्या के नसीब में तो इतना अच्छा लड़का था, तो उसे मिल गया। कोमल चुपचाप से संध्या की सारी बातें सुनती थी। आराध्या को भी नव्या ने अपनी तरफ से काफ़ी कुछ सुनाया और बोला, देख आराध्या, तेरे पापा के पास ज़्यादा कुछ तो है नहीं, तो तेरी शादी तो किसी चपरासी से भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और तू यह पढ़ने लिखने का ड्रामा बंद कर, इससे कुछ नहीं होने वाला। तेरे बस में यह सब बातें नहीं, बस तू भगवान से मना कि तेरी भी मेरे जैसी अच्छी शादी हो जाए। पर भगवान ने तो पहले ही हमारे नसीब लिख दिए हैं, और तुझे मेरे जितना अमीर नहीं बनाया, तो तुझे समझौते तो करने ही पड़ेंगे। और हंसने लगी। आराध्या ने भी कुछ नहीं बोला और मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। खैर, नव्या की शादी हो चुकी थी और नव्या अपने ससुराल जा चुकी थी, और संध्या अपने घमंड में चूर थी कि उसने अपनी बेटी की बहुत अच्छी शादी की है और उसकी देवरानी कोमल कभी भी अपनी बेटी की इतनी अच्छी शादी नहीं कर पाएगी। और मेरे बेटे का तो जमा जमाया बिजनेस है। बेवकूफ़ संध्या को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसका बेटा किसी लायक नहीं है, क्योंकि उसने कभी कोई काम किया ही नहीं है, और वह जमा जमाया बिजनेस भी चौपट कर देगा। वहीं कोमल के दोनों बच्चे बहुत काबिल थे। बेटा बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था और अच्छी सैलरी थी, अच्छा खासा एडजस्ट हो चुका था। और बेटी आराध्या भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। लेकिन साथ ही साथ कोमल और उसका पति आराध्या के लिए लड़का भी ढूंढ रहे थे कि अगर कोई ढंग का लड़का मिल गया तो आराध्या की शादी पक्की कर देंगे। आराध्या ने अपने मम्मी से बोला, मम्मी कुछ दिनों के लिए मेरी कोचिंग करवा दो, तो मैं पक्का सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम निकाल लूँगी। बस थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, मेरे से अकेले नहीं हो पा रहा है। कोमल ने आराध्या की सिविल सर्विसेज की कोचिंग लगवा दी और आराध्या बहुत दिल लगाकर पढ़ने लगी। आराध्या की कोचिंग में ही एक लड़का था जो कि उससे 1 साल पहले से कोचिंग कर रहा था, और इस साल उसे पूरा पक्का यकीन था कि उसका सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम निकल जाएगा। सौरभ नाम था लड़के का। उसने आराध्या की पढ़ाई में बहुत मदद की थी। धीरे धीरे आराध्या और सौरभ करीब आने लगे थे। इसी बीच सौरभ का सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आ गया। आराध्या ने इस साल एग्ज़ाम नहीं दिया था, वह अगले साल की तैयारी कर रही थी। सौरभ का सिलेक्शन आईपीएस में हो गया था
और सौरभ ट्रेनिंग पर चला गया, आराध्या को यह वादा देकर कि वह उसी से शादी करेगा। आराध्या ने अपने मम्मी पापा से 1 साल का वक्त मांगा था कि उसे 1 साल अच्छे से तैयारी करके सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने दे। उसके बाद उसकी शादी के बारे में सोचे, क्योंकि अगर शादी एक बार हो गई तो फिर पढ़ाई बीच में ही छूट जाएगी। इसलिए कोमल ने फिलहाल आराध्या की शादी टाल दी थी और 1 साल बाद करने की सोची थी। उधर संध्या कोमल को बार बार ताने मारती थी कि हाथ में पैसे होंगे तब तो बेटी की शादी करेगी। पैसे तो है नहीं, तो दिखावे में बेटी को कोचिंग कराया जा रहा है ताकि लोग सोचें कि बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है और कोई सच्चाई ना जान पाए कि माँ बाप के पास बेटी की शादी करने के लिए पैसे ही नहीं है। कोमल चुपचाप संध्या की सारी बातें सुनती थी और ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि वक्त संध्या को उसके गलत बातों का जवाब दे। संध्या यहाँ तक बोलने से बाज नहीं आती थी कि अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो बोलो, हम दोनों थोड़ी बहुत मदद करके किसी चपरासी लड़के से तो तुम्हारी बेटी की शादी करवा ही सकते हैं। आखिर इस घर की ही बेटी है, हमारा भी कुछ फर्ज है। और कोमल संध्या की बातों का कोई जवाब दिए बिना वहाँ से हट जाती थी, क्योंकि उसे पता था कीचड़ में पत्थर फेंकने से खुद के ही कपड़े गंदे होंगे। इस बीच नव्या कई बार घर आई थी और अपनी खुशहाली और रईसी दिखाकर जाती थी। बहुत घमंड था नव्या को अपने सब इंस्पेक्टर पति का और संध्या को अपने सब इंस्पेक्टर दामाद का। खैर, दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और साल बीत गया। सौरभ की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और उसने बगल के शहर में ही डीएसपी बनकर ज्वाइन कर लिया था। इधर आराध्या ने भी अपने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम की पूरी तैयारी के साथ दे दिया था और सौरभ के संपर्क में वह लगातार थी। समय के साथ आराध्या का रिजल्ट भी आ गया और भाग्यवश आराध्या का भी आईपीएस में चयन हो गया और वह भी ट्रेनिंग के लिए चली गई। अब संध्या को तो मानो जोर का झटका लग चुका था कि आराध्या अब एक आईपीएस अफसर बन जाएगी। अब संध्या थोड़ी चुप चुप रहने लगी थी, क्योंकि उसका दामाद तो सब इंस्पेक्टर था और देवरानी कोमल की बेटी आराध्या आईपीएस में चयनित हो चुकी थी। अब संध्या को समझ में आ चुका था कि अब कोमल के दिन आने वाले हैं। समय धीरे धीरे बीत गया और आराध्या की ट्रेनिंग पूरी हो गई और आराध्या ने भी बगल के शहर में ही ज्वाइन किया डीएसपी की पोस्ट पर। अब तक सौरभ को एसपी की पोस्ट मिल चुकी थी और आराध्या वहीं पर डीएसपी की पोस्ट पर ज्वाइनिंग कर चुकी थी। आराध्या ने अपने घर में सौरभ के बारे में और सौरभ ने अपने घर में आराध्या के बारे में सब कुछ बता दिया। दोनों एक ही क्षेत्र में नौकरी कर रहे थे, साथ ही साथ एक ही जगह पर काम कर रहे थे, तो दोनों के घर वालों को कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों शादी के लिए सहर्ष तैयार हो गए। अब तो संध्या और नव्या का मुंह देखने लायक था, क्योंकि नव्या का पति तो सब इंस्पेक्टर था और आराध्या और उसके होने वाले पति सौरभ दोनों आईपीएस अफसर थे। संध्या को बहुत खराब लग रहा था कि अब वह किस बात का घमंड दिखाएगी। अब तो कोमल की बेटी आराध्या और दामाद उसकी बेटी और दामाद से बहुत आगे निकल चुके हैं और कोमल का बेटा तो पहले से ही उसके बेटे से ज़्यादा काबिल है। संध्या को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। उधर नव्या और उसका पति तो शादी में आने से ही कतरा रहे थे, क्योंकि कुछ भी था, आराध्या और उसका होने वाला पति नव्या के पति का अफसर बन चुके थे और उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी साली और उसका पति उससे ऊंचे ओहदे पर है और उन्हें उसको सर और मैडम कहना पड़ेगा। तब तक नसीब ने एक और खेल दिखाया और नव्या के पति का ट्रांसफ़र उसी शहर में हो गया जहां कोमल और सौरभ एसपी और डीएसपी की पोस्ट पर तैनात थे। अब तो और बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। घर का बड़ा दामाद घर के छोटे बेटी और दामाद के नीचे काम कर रहा था। संध्या को तो मानो सांप सूंघ गया था। निश्चित दिन पर आराध्या की बारात आ चुकी थी और आराध्या दुल्हन और सौरभ दूल्हे के रूप में था। नव्या अपने सब इंस्पेक्टर पति के साथ शादी में आई थी, पर किनारे खड़ी थी। वरमाला के बाद जब सब लोग स्टेज पर फोटो खिंचवाने जा रहे थे तो नव्या और उसके पति को भी लोगों ने बोला, अरे तुम तो दुल्हन की बहन हो, तुम लोगों को तो सबसे पहले साथ में फ़ोटो खिंचवानी चाहिए। नव्या को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन फिर भी नव्या और उसका पति स्टेज पर चढ़े और नव्या के पति सौरभ ने हेलो सर और आराध्या को हेलो मैडम कहकर पुकारा तो नव्या ने अपनी आंखें नीचे कर ली, क्योंकि उसने काफ़ी बार अच्छे से आराध्या का मजाक उड़ाया था कि किसी चपरासी से उसकी शादी होगी और आज उसका खुद का पति आराध्या और उसके होने वाले पति को सर और मैडम कहकर पुकार रहा था। इसे समय की मार ही कहते हैं। लेकिन आराध्या नव्या जैसी बदतमीज़ नहीं थी, क्योंकि कोमल ने संध्या जैसी बदतमीजी के साथ उसकी परवरिश नहीं की थी। बहुत ही सुलझी हुई थी आराध्या। आराध्या ने बोला, क्या जीजा जी, यह कोई हमारा ऑफिस थोड़ी ना है कि मैं और सौरभ आपके सर और मैडम हैं। आप लोग हमारे दीदी और जीजा जी हैं और हमेशा दीदी और जीजा जी ही रहेंगे और ऑफिस की बातें ऑफिस में ही होंगी। अभी तो यह घर का फंक्शन है और मुझे मेरे दीदी और जीजा जी के रूप में ही चाहिए। क्यों सौरभ? सौरभ ने बोला, बिल्कुल,
आप हमारे दीदी और जीजा जी ही हैं और वही रहेंगे। ऑफिस की बातें ऑफिस में छोड़िए। और नव्या आराध्या के गले लग गई। अपनी गलतियों की माफ़ी आंसू के रूप में आराध्या से मांगने लगी। उधर संध्या भी कोमल के गले लगकर रोने लगी कि तुमने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं अपने बच्चों को। काश मैंने भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए होते। आज मैं अपनी गलती मानती हूँ और साथ ही साथ मुझे यह कहने में बिल्कुल परहेज नहीं कि तुम और तुम्हारे बच्चे बहुत महान हो। और इसके साथ ही डीजे पर गाना बजने लगा और सारे भाई बहन आपस में मिलकर स्टेज पर डांस करने लगे। लेकिन संध्या को समझ में आ चुका था कि समय की मार बहुत तगड़ी होती है। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।